नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो हम बात की जाए मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन, एक सम्राट अशोक का प्रशासन, जिसके तहत हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके तहत अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य की जो दो संस्थाओं, हमने जो मंत्रिपरिषद मंत्रिण का जिक्र किया, उसके अलावा जो उसके 18 पदाधिकारियों और उसके अलावा कई अध्यक्षों का उल्लेख किया जो शासन कार्य शासन संचालन में क्या करते थे, सम्राट की सहायता करते थे, तो शासन संचालन के महत्वपूर्ण भाग होते थे, उन ऑफिसर्स के बारे में जाना। आज हम इसके अलावा जो बात की जाए शासन में सुविधा की दृष्टि से जो अपने राज्य का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, शासन संचालन हेतु जो अपने राज्य का प्रांतों का और प्रांतों का जनपदों में और जनपदों कई इकाइयों में जो विभाजन कर दिया जाता है शासन की सुविधा की दृष्टि से, कि ताकि उसमें आसानी से क्या किया जा सके। जैसे तुम देखोगे वर्तमान समय में कि एक तो भारत अपना राष्ट्र है, भारत का कई राज्यों में विभाजन है, राज्यों का तुम देखोगे कई जिलों में विभाजन है, जिलों का अगर तुम देखोगे तो कई तहसीलों में विभाजन है, और तहसीलों का तुम देखोगे तो कई गांवों में विभाजन होता है। तो ये जो प्रशासनिक दृष्टि की सुविधाएं से क्या किया जाता है, अपने साम्राज्य का विभाजन किया जाता है कई प्रांतों में। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में जो हमें प्रांतों की संख्या स्थायी रूप से प्राप्त नहीं हो पाती, निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि प्रांतों की संख्या इतनी रही होगी, इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता। लेकिन सम्राट अशोक के समय अगर बात की जाए तो 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिर्फ यही अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा सिर्फ कि नया प्रांत जो सम्राट अशोक के द्वारा जो कलिंग बनाया होगा, उसके अलावा जो बाकी के जितने भी है प्रांत वो पहले से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से उनका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। ये बात कही जाती है, कुछ विद्वानों द्वारा ये कहा जाता है कि पहले वाले जो 3 प्रांत है जिसके तहत बात की जाए उत्तरापद, प्राच्य अथवा मध्य प्रदेश, अवंती, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही थे, इसमें किसी तरह का शक नहीं है। हो सकता है संभवतः जो कलिंग और दक्षिणापथ वाले जो प्रांत है यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा जो इनकी विजय की गई हो और ये 2 नए प्रांत जो मौर्य साम्राज्य में जुड़ गए हो, ये उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो अब इनके साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य को बात की जाए तो 5 प्रांतों में विभाजन किया जाता है और प्रांतों का ऐसे प्रशासनिक दृष्टि की सुविधा से विभाजन कर दिया जाता है ताकि शासन आसानी से संचालित हो सके। तो 5 प्रांतों का उल्लेख जो सम्राट अशोक के समय मिलता है, जिसके तहत एक तो उत्तरापथ है, दूसरा प्राच्य अथवा मध्य प्रदेश है, तीसरा अवंती जो है पश्चिमी प्रांत है, उसके अलावा कलिंग है, दक्षिणापथ है। तो कलिंग विजय तो सम्राट अशोक ने की थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था भली भांति। तो बात की जाए तो 5 प्रांतों में जो मौर्य साम्राज्य का विभाजन किया जाता है, प्रांतों का जनपद का अलग अलग इकाइयों में विभाजन कर दिया जाता है। शासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्राम, यानी कि गांव शासन की छोटी इकाई होती है, जिसके तहत उसका मुखिया ग्रामीण होता है और उसको कई अधिकार होते हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। तो ये 5 प्रांतों का जिक्र किया जाए, मौर्य साम्राज्य जो विशाल साम्राज्य था, जिसके तहत एक तो उत्तरापथ हो गया। उत्तरापथ यानी कि जो उत्तर दिशा, पश्चिमोत्तर दिशा में जो स्थित क्षेत्र होता है उसे उत्तरापथ प्रांत कहते हैं। उस प्रांत का विभाजन जैसे कि तुम देखोगे कि जैसे हमने ये भारत का मैप बनाते हैं हम, जिसके तहत अगर बात की जाए जो हमने काशी, कौशल, अंग, मगध ये जो जनपद वगैरह देखे थे ना, उनका अस्तित्व भी हमें उन क्षेत्रों पे भी बात की जाए मौर्य साम्राज्य का अधिकार हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए तो देखिए आप अपने साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य की अगर बात की जाए, मौर्य साम्राज्य काफ़ी विशाल होता है। यहाँ बात की जाए तो अफ़गानिस्तान से लेकर या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है और यहाँ मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। वर्तमान समय में तुम भारत को देखोगे, उसकी सीमाओं से बाहर जो हमें मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व देखने को मिलता है। अब पश्चिमोत्तर प्रांत तो ये इधर हो गया, इसका कौन सा, उत्तरापथ वाला प्रांत ये हो गया इसका
ठीक है। प्रांत यानी संपूर्ण साम्राज्य का जो 5 टुकड़ों में विभाजन कर दिया जाता है प्रशासन की दृष्टि से देखे जाए, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से, ताकि इनका आसानी से शासन संचालित हो सके। अब ये पश्चिमोत्तर इसमें जो तक्षशिला, कम्बोज, इसके बारे में हमने पढ़ा था ना, यहीं पे जो जनपदों के बारे में तक्षशिला, कम्बोज, गांधार और उसके अलावा जो कश्मीर का क्षेत्र है ये इसी में आता था। उसके अलावा पंजाब और अफगानिस्तान, पंजाब 2 है, बात की जाए पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब, जिसके तहत पश्चिमी पंजाब तो वर्तमान समय पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी पंजाब जो भारत में ये क्षेत्र है, लगभग यहाँ तक तुम देखो कि कश्मीर का ये होते हुए जो उत्तरापथ का क्षेत्र होता है, ये मौर्य सम्राट। इसकी राजधानी कौन सी होती है? इसकी राजधानी होती है तक्षशिला। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे वर्तमान समय में? गांधार, कम्बोज, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान का क्षेत्र आता था। ये इसका उत्तरापथ का एक प्रांत था। उसके अलावा दूसरा प्रांत इसका प्राच्य अथवा मध्य प्रदेश, ये मूलतः जहाँ राजा खुद निवास करता था उसी क्षेत्र में ये प्रांत था। इसकी बात की जाए तो इसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र मगध में स्थित होती है, ये मध्य का प्रांत था, सबसे प्राच्य यानी मध्य का प्रांत था सबसे प्राच्य, जिसके तहत इस क्षेत्र में यूपी का, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ गया, बिहार का आ गया और बंगाल का आ गया। बात की जाए तो ये वाला क्षेत्र है जो बंगाल, पश्चिम बंगाल है, यहाँ का क्षेत्र किस में आ जाता था? तुम्हारे जो मध्य प्रांत में आ जाता, ये मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश। ये दूसरा प्रांत था। इसकी राजधानी की अगर बात की जाए तो राजधानी कौन सी थी? इसकी पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उसके अलावा अगले प्रांत की अगर बात की जाए तो अगला प्रांत कौन सा हो गया? अवंती। अवंती की बात की जाए तो ये पश्चिम दिशा में स्थित होता है, गुजरात के क्षेत्र के पास बात की जाए तो वही उसी क्षेत्र में जो ये अवंती प्रांत हमें देखने को मिलता है, जिसके तहत अगर बात की जाए अवंती प्रदेश में जो ये काठियावाड़ है, मालवा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ये वाला क्षेत्र इसमें आ जाता है अवंती में। अगर बात की जाए काठियावाड़ जो गुजरात में स्थित, गुजरात, काठियावाड़, मालवा और राजपुताना बोले तो ये राजस्थान का एक क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र जो किस प्रांत में आ जाता है? अवंती प्रांत में आ जाता है। अवंती की राजधानी की बात की जाए तो अवंती की राजधानी कौन सी होती है? माहिष्मती, उज्जैनी इसकी राजधानी होती है। अवंती की राजधानी कौन सी होती है? उज्जैनी होती है। और इसमें गुजरात, काठियावाड़, मालवा और राजपुताना का क्षेत्र आता है। उसके अलावा जो कलिंग है, कलिंग वर्तमान उड़ीसा का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे जो एक प्रांत और जैसा ही सम्राट अशोक ने इसे जीता था। और कलिंग की राजधानी कौन सी होती है? तोसली। इसको जीतने के पश्चात एक अलग प्रांत सम्राट अशोक के द्वारा बना दिया जाता है, जिसकी हालांकि 2 राजधानियों का भी उल्लेख मिलता है, तोसली और जौगढ़। बात की जाए उत्तरी कलिंग की तोसली और दक्षिण की जौगढ़ भी हमें मिलती है। तो तोसली है ये इसकी राजधानी होती है। और ये कौन सा प्रदेश होता है? कलिंग का प्रदेश होता है, प्रांत होता है। यानी कि अपने संपूर्ण राज्य का 5 राज्यों में, तुम आसानी से समझने की अगर बात की जाए आसान भाषा में, तो 5 राज्यों में इसका विभाजन होता है। उसके अलावा एक प्रांत होता है जिसे दक्षिणापथ कहते हैं। ये विंध्याचल पर्वत है ना, जो बीच में स्थित भारत को 2 भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करता है। इसके जो दक्षिण में स्थित था वही प्रांत क्या कहलाता है? दक्षिणापथ प्रांत कहलाता है। इस दक्षिणापथ प्रांत की क्या होती थी? राजधानी कौन सी थी? स्वर्णगिरी राजधानी थी, दक्षिणापथ। ये मूलतः जो 5 प्रांतों में जो मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। अगर बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय इन 5 प्रांतों का उल्लेख हमें मिलता है, जो प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से अपने राज्य का विभाजन किया जाता है। अब राज्य के विभाजन की बात की जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले तो 3 प्रांत तो थे ही निश्चित रूप से, और अंतिम के बारे में कहा जाता है कि ये 2 प्रांत क्या सम्राट अशोक के समय इनका जो अस्तित्व देखने को मिला। कलिंग तो इन्होंने ही जीता था, सम्राट अशोक ने, ये बात तो हम कह सकते हैं विधिवत अगर बात की जाए तो। अब इन प्रांतों की शासन व्यवस्था के लिए जो क्या किया गया था, प्रांतों का भी कई उप विभागों में और कई इकाइयों में उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है। ये शासन की सुविधा की दृष्टि से जो बात की जाए, और शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुखिया होता था। ये देखो अंतिम में सबसे लास्ट में कौन सी है? गांव है, ग्राम है। ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामिक है जो गांव का, यानी कि ये जो एक ग्राम सभा होती थी उसके सहयोग से जो क्या करता था? गांव की व्यवस्था को देखता था।
ग्राम सभा की सहायता से गांव का शासन संचालित करता। गांव को अपने आंतरिक शासन की पर्याप्त स्वतंत्रता। तुम देखते हो गांव में जो पंचायतें वगैरह होती थी जिनके द्वारा अपने स्तर पे ही जो समस्याओं का निपटारा कर लिया जाता था और निपटा दिया जाता था। तो अब बात की जाए इस राज्य का, एक तो ये मौर्य साम्राज्य हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये मौर्य राज्य का विभाजन कर दिया प्रांतों में। प्रांत कितने देखने को मिलते हैं हमें? 5 मिलते हैं। और प्रांत का मुखिया कौन होगा? कुमार महामात्रा होगा। और ये राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होता। जैसे तुम देखोगे अवंती का जो वायसराय गवर्नर कौन होता? सम्राट अशोकित होता है। यानी कि जो राजकुमार वगैरह या राज परिवार से संबंधित लोग होते थे उन्हीं को जो प्रांत की जिम्मेदारी दी जाती थी। अब ये प्रांत का मुखिया कुमार महार। प्रांत का विभाजन जनपद में कर दिया, ठीक है। जनपद की अगर बात की जाए तो एक जनपद में 800 गांवों का समूह होता था। इसके अंतर्गत जो कितने गांव होते थे? 800 गांव होते थे। और इसका मुखिया कौन होता था? मुखिया अगर बात की जाए समावर्ता था। ये यहाँ हमने थोड़ा गणित गड़बड़ कर दिया है अगर बात की जाए तो, जिसके तहत तो विद्यार्थियों हमने देखा शासन की सुविधा की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में और प्रांतों का कई उप विभागों में हमें विभाजन देखने को मिलता है ताकि आसानी से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देखा जा सके। जैसा कि हमने देखा राज्यों को प्रांतों में विभाजित करें। प्रांतों की हमने बात की तो 5 प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। सम्राट अशोक के समय हमें जो 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है जिसका हमने अभी जिक्र किया। अगर बात की जाए तो उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है और उसके अलावा जो प्राच्य मध्य प्रदेश, अवंती और कलिंग के जो प्रांत थे। अब इन प्रांतों का विभाजन कर दिया जनपदों में। प्रांत का मुखिया कौन होगा? कुमार महामात्रा वायसराय। ये जो राजघराने से संबंधित कोई व्यक्ति होगा, चाहे उत्तराधिकारी हो, चाहे राजकुमार हो या राजा के पुत्र या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति को ये स्थान या पद दिया जाएगा। प्रांतों का विभाजन जनपद में कर दिया जाता है और जनपद का मुखिया शासन संचालित करने वाला कौन होता है? समाहर्ता होता है, जिसका उल्लेख हमें मिलता है। और जनपद को स्थानीय में विभाजन कर दिया जाता है। स्थानीय के अंतर्गत 800 गांवों का समूह हमें देखने को मिलता है और इसी जो विभाग के तहत 800 गांव आते हैं। उसके अलावा स्थानीय का द्रोणमुख में विभाजन कर दिया जाता है। द्रोणमुख में हमें 400 गांवों का समूह देखने को मिलता है और द्रोणमुखों के नीचे जो खारवटिक में विभाजन कर दिया जाता है इसमें 200 गांवों का समूह हमें देखने को मिलता है। और खारवटिक का जो संग्रहण में विभाजन कर दिया जाता है जिसके तहत 100 गांवों का समूह हमें देखने को मिलता है। और संग्रहणों के नीचे जो 6 गांवों का एक समूह बना दिया जाता है जिसके तहत संग्रहण का विभाजन 6 गांवों के एक समूह में कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो अंतिम शासन की इकाई होती है गांव होती है जिसे ग्राम, और इसका मुखिया कौन होता है? ग्रामिक इसका मुख्य होता है। और ये जो एक ग्राम सभा होती है जिसके द्वारा शासन संचालित करता है। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके तहत ये पूछ लिया जाता है शासन से संबंधित इकाई किस काल से संबंधित। जैसे द्रोणमुख दे दिया, कौन से काल से संबंधित आपको दे दिया? मौर्य काल है, गुप्त काल है, वर्धन काल है, तो इनसे संबंधित है। तो इसमें जो मौर्य काल से संबंधित ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच जो अपने पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और भी किसी तरह की आपकी राय और सुझाव अध्ययन से संबंधित हो वो भी आपकी राय व सुझाव आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।